अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो हम पार्ट सेकंड जो है आपका प्रोजेक्टाइल रिलेटिव एंड ग्राफ थ्योरी का जो पार्ट सेकंड है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने ओवर कर दिया जिसमें मैंने 14 क्वेश्चंस आपके साथ ऑलमोस्ट डिस्कस किए और 15th जो है हम ऑनवर्ड्स अब देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। देखिए अब ये रिलेटिव वाले क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, रिलेटिव मोशन बेस्ड, रिलेटिव मोशन बेस्ड। दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन, ठीक है। सर आप इसमें क्या पूछता है वो देख लीजिए आप। अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अ साइक्लिस्ट, तो एक बस है आपके पास, सो दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस लाइक दिस। मान लीजिए बस है आपकी और इस बस का हमें एक्सेलरेशन दिया है और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो a cyclist 96 मीटर behind the bus starts simultaneously towards the bus at 20 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे साइक्लिस्ट है, सो दिस साइक्लिस्ट हियर, तो मैं लिखूंगा साइक्लिस्ट, तो इट्स 96 मीटर बिहाइंड, 96 मीटर बिहाइंड द बस, स्टार्ट साइमल्टेनियसली। जैसे बस निकली विद दैट एक्सेलरेशन इसने भी स्टार्ट किया एंड इट स्टार्टेड, मान लीजिए द स्पीड इज 20 मीटर पर सेकंड, ये है बस की तरफ, ठीक है। द क्वेश्चन इज आफ्टर व्हाट टाइम विल ही बी एबल टू ओवरटेक द बस, मतलब इसको कितना टाइम लगेगा इसको ओवरटेक करने में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिलेटिव मोशन बेस्ड क्वेश्चन है और जो रिलेटिव मोशन बेस्ड क्वेश्चन है उनका जो तरीका है, मैं जो तरीका करता हूं उससे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। आप इसको सीख लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस में, तो ये पूछा भी गया है बहुत पहले और अब इसके चांसेस इसलिए ज्यादा है क्योंकि बहुत पहले पूछा गया एंड रिलेटिव मोशन का एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। तो कैसे करेंगे इसको, मेरा जो तरीका वो ये है कि पहले आप सुनिए, एक बस ने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से स्टार्ट किया और एक साइक्लिस्ट 96 मीटर बिहाइंड था, वो बस की तरफ मूव करना स्टार्ट किया विद दिस वेलोसिटी, ठीक है। तो बोलता है इसको कितना टाइम लगेगा इसको ओवरटेक करने में। देख लीजिए उस क्वेश्चन में साइकिल जो है, मैं ये शिफ्ट करता हूं साइकिल वाले को इधर, तो मान लीजिए मैं ही साइकिल वाला हूं तो मैं इस पे शिफ्ट हो गया, तो जैसे आपने बस पे ही अब आप शिफ्ट हो गए तो इस बस की सारी चीजें इसको अपोजिट डायरेक्शन में आप जो है इस पे एक्ट करवाइए। तो जैसे साइकिलिस्ट इधर गया तो दिस इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट मोड टू सॉल्व न्यूमेरिकल इन रिलेटिव मोशन, कि आप बोरिया बिस्तरा बांध के सीधे बस पे ही बैठ गए, अब आप बस से ही इसको जो है देख रहे हैं। मगर अब इसका रूल ये है कि इसमें जो बस की चीजें हैं वो साइकिलिस्ट पे चली जाएंगी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। देख लीजिए वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो वेलोसिटी का कुछ नहीं, तो यू रिलेटिव वेलोसिटी अब जो बचेगी हमारे पास वो तो सिर्फ साइकिलिस्ट की है, वो 20 मीटर पर सेकंड और टुवर्ड्स बस ही है। तो ये दिखेगा इस आदमी को जो यहां पे बैठा, और जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो ए रिलेटिव आ जाएगी क्योंकि बस की सारी चीजें इस पे अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगी। वेलोसिटी थी नहीं, वेलोसिटी इसकी अपनी थी, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में आप शिफ्ट करिए, इट इज 2 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। इससे आपका जो है दिस इज ए रिलेटिव। तो अब ये यू रिलेटिव आ गया, ये ए रिलेटिव आ गया, और जो साइकिलिस्ट था आप यहां से उठ के बस पे बैठे और अब आप इसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो रूल ये कहता है कि आप बस की सारी चीजें इसको अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करिए। बस का वेलोसिटी था नहीं तो कुछ शिफ्ट नहीं होगा, बस की एक्सेलरेशन इसको अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगी तो रिलेटिव एक्सेलरेशन बनेगी, रिलेटिव वेलोसिटी 20 ही है। अब आप इक्वेशन थर्ड यूज करिए जो आपको पता है दैट एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, है ना। दिस इज द इक्वेशन विच यू कैन यूज इट बट नाउ इन रिलेटिव टर्म्स। देखिए एस इज 96 है ना, 96 मीटर बिहाइंड है, रिलेटिव वेलोसिटी जो आपका है दैट्स 20, टाइम आपको निकालना है, फिर माइनस, सर माइनस क्यों, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट है, इट इज रिटार्डेशन, तो -1/2। आपका एक्सेलरेशन जो है वो वहीं से प्रोवाइडेड है, दैट इज 2 हियर एंड टी हमें निकालना है। देखिए 2 चला जाएगा, चलिए 2 चला गया, आप क्वाड्रेटिक बनाइए, आप टी स्क्वायर यहां आ जाएगा पॉजिटिव, -20 टी आ जाएगा, फिर ये -96 बच जाएगा इक्वल 0। देखिए अब टी स्क्वायर -20 टी देन -96, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। यहां पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब आप करेंगे तो ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस, सो इट्स 12t -8t -96 इक्वल टू 0, है ना। बिल्कुल सिंपल है क्योंकि 12 + 8 होता है 20 और 12 × 8 होता है 96 और साइंस जो है आपके बराबर आ गए। अब मुझे बोलिए जब आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया अब t-12 और t-8 आ जाएगा। ये देखिए या तो अब आपका t-12 0 आ जाएगा या तो अब आपका t-8 0 आ जाएगा, है ना। तो t आ गया 8 पॉजिटिव टाइम 8 सेकंड्स और t यहां पे भी आया पॉजिटिव टाइम दैट्स 12 सेकंड्स। आप दोनों टाइम इन्वॉल्व है ना। अब सर ऑप्शंस को देख लीजिए आप, उसमें ऑप्शंस दोनों पॉसिबल है ना, दोनों ऑप्शंस आर देयर, दैट्स 8 सेकंड्स एट 12। अब सर आंसर क्या होगा, देखिए इस क्वेश्चन में बिल्कुल दैट्स व्हाई मैंने बोला इट्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है। इसमें दोनों टाइम आगे, दोनों पॉजिटिव आगे, नेगेटिव कोई नहीं है, तो दोनों आंसर हो सकते हैं। अब ऑप्शन भी दोनों है, अगर एक ही होता तो आप कुछ सोचते, इसमें दोनों ऑप्शन है तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन सर करेक्ट ऑप्शन है। देखिए इसमें ये क्या इसका जो तरीका है करने का वो ये, देखिए पहले साइकिलिस्ट जब इसकी तरफ
तरफ दौड़ेगा तो ये बस को ओवरटेक करेगा 8 सेकंड्स में, है ना। और फिर बस को जैसे ओवरटेक करेगा, अब बस इसको ओवरटेक करेगी 12 सेकंड्स में। जो तो मिनिमम टाइम है दैट्स 8 सेकंड, वो साइकिलिस्ट का टाइम है बस को ओवरटेक करने में। और जैसे ये बस से आगे निकल गया, फिर बस वाला सोचता है मैं क्यों रुकूं, मैं भी ओवरटेक करता हूं, फिर वो उसको ओवरटेक करेगा इन 12 सेकंड्स। सो साइकिलिस्ट का जो टाइम ऑफ दैट ओवरटेक इज ओनली 8 सेकंड्स। सो आंसर इज 8 सेकंड्स इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस में जब भी रिलेटिव मोशन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए तो ये तरीका होता है कि बोरिया बिस्तरा बांध के बस पे बैठ जाओ और सारी चीजें अपोजिट डायरेक्शन में इसको रिलेट करो, फिर आपको एनालिसिस जो आसान होगी। यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन यू कैन सॉल्व अ क्वेश्चन इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, a river 4 miles wide flowing at the rate of 2 miles per hour. The minimum time taken by the boat to cross the river with the speed this. तो मिनिमम टाइम में एक ही कंडीशन पॉसिबल है। आपको पता है ये रिवर है जिसका आपको विड्थ दिया है 4 miles wide, तो इसका जो विड्थ है ना, दैट विड्थ इज प्रोवाइडेड एंड दैट इज, सो दिस डिस्टेंस इज 4 miles ओनली, ठीक है। अब एक जो साइकिलिस्ट है या बोटमैन है, इट्स अ बोट रिवर प्रॉब्लम। अब एक आदमी जो है जो बोट चला रहा है वो चाहता है कि इसको मिनिमम पॉसिबल टाइम में क्रॉस करे, इस रिवर को मिनिमम टाइम पॉसिबल में क्रॉस करे। तो जैसे मिनिमम टाइम पॉसिबल वो पूछता है तो हमेशा जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से अगर वो जाएगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जाने पे जो टाइम इन्वॉल्व होता है वो मिनिमम टाइम इन्वॉल्व होता है। तो फॉर शॉर्टेस्ट टाइम ही शुड गो थ्रू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और जिस स्पीड से वो जा रहा है वो स्पीड दी गई है, वो स्पीड कितनी है, वो रिवर फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ दिस मिनिमम टाइम टेकन बाय द रिवर विद द स्पीड क्या है, रिवर माइल्स वाइड फ्लोइंग एट अ रेट, तो जो इसकी स्पीड है दैट्स 4 miles पर सेकंड, ठीक है। तो अब मुझे आप बोलिए रिवर की अपनी वेलोसिटी, रिवर की भी वेलोसिटी गिवन है, द रिवर वेलोसिटी इज प्रोवाइडेड हियर दैट्स 2 miles पर सेकंड। अब आप आराम से सुनिए, दिस इज द डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगर ये क्वेश्चन में बोल रहा है द मिनिमम टाइम टेकन, जैसे वो मिनिमम टाइम की बात करता है, तो रिवर बोट प्रॉब्लम में एक चीज का ख्याल रखिए, जैसे वो मिनिमम टाइम बोलता है तो यू विल गो थ्रू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज। तो जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये तो सीधे जाएगा। अब मुझे बोलो, अब इसको हमें बोलना है टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में। देखिए फिजिक्स में एक रूल है, जो डिस्टेंस उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी, उसी डायरेक्शन की एक्सेलरेशन, उसी डायरेक्शन का टाइम, सब कुछ उसी डायरेक्शन का जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। अब मुझे बोल रहे हैं आप जा रहे हैं सीधे, तो डिस्टेंस है 4 miles, स्पीड है आपका 4 miles पर सेकंड, तो मिनिमम टाइम जो आपका होगा, टाइम तो होता है बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस आपका 4 miles है, स्पीड आपका 4 miles पर सेकंड है, तो ये हो गया दैट इज 1 hour, है ना। 1 hour is the time taken, 1 hour 0 minutes, 1 hour 0 minutes is the approximate time here. Yes, 1 hour and 0 minutes should be the answer. तो याद रखिए मिनिमम टाइम के लिए you will go through the shortest distance and shortest distance पे जाने पे तो जो डिस्टेंस इन्वॉल्व है वही स्पीड भी इन्वॉल्व है, तो टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस बाय स्पीड चला गया 1 hour and 0 minutes। अब अगर इसमें ड्रिफ्ट पूछता है, ड्रिफ्ट पूछा नहीं है बाय द वे, आप अगर इसमें ये ड्रिफ्ट पूछता तो ड्रिफ्ट कैसे करेंगे। देखिए जब रिवर जो चल रहा है यहां की तरफ, तो रिवर तो इसको सीधे नहीं जाने देगा ना, रिवर इसको मूव कराएगा। ये मैं आपको दूसरा क्वेश्चन इसमें दिखा रहा हूं, ये जो ये डिस्टेंस है ना, रिवर तो इसको यहां मूव करा के यहां पे पहुंचा देगा, इसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं बच्चों, ठीक है। ड्रिफ्ट तो कितना ये एक्चुअल पोजीशन से आगे चला गया, तो ड्रिफ्ट होता है ना बराबर दैट ड्रिफ्ट इज डिस्टेंस दैट स्पीड इनटू टाइम। स्पीड जो है ना, दैट स्पीड व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द ड्रिफ्ट इज द रिवर स्पीड, दैट इज 2 एंड टाइम इन्वॉल्वड, जितना वक्त यहां से यहां लगा उतना ही वक्त यहां से यहां लगा, दैट इज 2 miles should be the drift। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ टाइम पूछा था, मिनिमम टाइम, मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया। अगर वो ड्रिफ्ट भी इस क्वेश्चन में पूछे, क्योंकि रिवर वेलोसिटी इसको आगे ड्रैग करेगी, जितना ये आगे ड्रैग करेगी उसको ड्रिफ्ट कहते हैं, और ड्रिफ्ट होता है डिस्टेंस, होता है स्पीड इनटू टाइम। द स्पीड हियर इज 2 miles पर सेकंड, पर आवर है या हाँ आवर है, आवर में ही पूरा क्वेश्चन है बच्चे, मैंने आवर में आंसर निकाल दिया, इट्स पर आवर हियर, ठीक है। तो आपका जो है ड्रिफ्ट 2 into 1 इट्स 2 miles इज द ड्रिफ्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, question number next is again a river boat problem. A boatman can row at 10 meter per second। तो बोटमैन की अपनी स्पीड जो है, तो ये आदमी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड से जा सकता है, शोन द फिगर। ही वांट्स टू रो फ्रॉम पॉइंट पी एक्जैक्टली अपोजिट पॉइंट क्यू, मतलब पॉइंट पी से वो सीधे पॉइंट क्यू पे जाना चाहता है। तो हम अपनी डायग्राम यहाँ पे पहले बना देते हैं।
तो यहां पॉइंट पी से बोटमैन जो है वो पॉइंट क्यू की तरफ डायरेक्टली जाना चाहता है। तो डायरेक्टली जाने के लिए वो सीधे तो नहीं जाएगा, क्योंकि रिवर उसको ड्रैग नीचे करेगा, जिसको आप ड्रिफ्ट कहते हैं। वो हमेशा बोटमैन ऐसे जाएगा। जब बोटमैन ऐसे जाएगा, रिवर उसको ड्रैग करके यहां पहुंचा देगा, तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि वो पॉइंट पी पे रीच करे। स्पीड मैन की दी गई है, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, देखिए दी गई है। रिवर की स्पीड, आई शुड फेयर, ही वांट्स टू रो फ्रॉम पॉइंट पी एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट, द स्पीड ऑफ द रिवर इज 4 मीटर पर सेकंड। तो वी रिवर भी दिया गया आपको, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड, इट्स प्रोवाइडेड। इफ द स्पीड ऑफ द रिवर इज 4 मीटर पर सेकंड, ही विल हैव टू रो। तो आपको डायरेक्शन बोलना, किस एंगल पे उसको रो करना है। देखिए फिर से सुनिए आप, सर आपने इसको डायग्राम को ऐसे क्यों बनाया। देखिए अगर वो बोल रहा है कि एशुन दे फिर ही वांट्स टू मीट टू डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट, तो सीधे वो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वो सीधे जाएगा, रिवर उसको ड्रिफ्ट करके यहां पहुंचा देगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं है वो पॉइंट क्यू पे पहुंचे। तो इसके लिए बोटमैन हमेशा अगेंस्ट द टाइड जाएगा। जब वो अगेंस्ट द टाइड जाएगा, इसके दो कंपोनेंट्स ऑफ स्पीड आएगा, एक कंपोनेंट रिवर के साथ फाइट करके, दूसरा कंपोनेंट जो है वो उसको क्रॉस करके पॉइंट क्यू पे पहुंचने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये पॉइंट क्यू पे आ जाएगा। तो ये उसकी स्पीड होगी, ये रिवर की स्पीड है, ये आ गया आपका रिजल्टेंट स्पीड, दिस इज योर रिजल्टेंट, जिसको हम वी रिजल्टेंट कहते हैं, या जो है दिस इज योर रिजल्टेंट स्पीड कहते हैं इसको। तो आपसे पूछ रहा है किस एंगल पे उसको जाना चाहिए विद द वर्टिकल, तो लेट दिस एंगल बी थीटा हियर। तो मुझे बोलिए आप, इस ट्रायंगल में साइन ऑफ थीटा किसके बराबर है। Sin of theta is perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is 4, hypotenuse is 10. It is 2 2s are 4, 2 5s are 10. Theta is equal to sin inverse 2 by 5 and it should be the normal, that is ऊपर की तरफ है ना। तो थीटा जिस एंगल पे उसको जाना पड़ेगा in order to reach to a directly opposite point, that is sin inverse 2 by 5 and it should be with the normal। तो मुझे बोलिए normal to the flow of water बिल्कुल गलत है, क्योंकि normal से जाएगा तो उसको drift हो जाएगा। at an angle of sin inverse 2 by 5 with PQ upstream, बिल्कुल at an angle of sin inverse 2 by 5 PQ with PQ upstream। तो this option is the correct option here। तो ये 2 by 5 downstream नहीं, बिल्कुल नहीं, नीचे की तरफ नहीं है, एट एन एंगल दिस विद दिस। तो आपका आंसर जो है ये। तो हमेशा आप जब रिवर बोट प्रॉब्लम देखेंगे तो आप देखिए मिनिमम टाइम आप अगर वो पूछता है तो आप बिल्कुल परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जो है मिनिमम टाइम आ जाएगा। और अगर वो बोलता है कि डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे रीच करना है, तब ऐसे क्वेश्चन में ख्याल रखिए अगेंस्ट द टाइड जाने की कोशिश करिए। जब आप अगेंस्ट द टाइड जाएंगे, फिर रिवर का वेलोसिटी आपको अपोजिट पॉइंट पे जो है पहुंचा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Question number next is, a man is walking to the east at 2 km per hour and the raindrops appear to him dropping perpendicular 2 km per hour. This is a very important question. ऐसे क्वेश्चन आप ऐसी वर्मा पे देख सकते हो। बहुत जबरदस्त रेन एंड मेन बेस्ड न्यूमेरिकल है ये। इसमें जो है रेन एंड मेन जो हम 11th क्लास में पढ़ाते हैं आपको, वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको tan थीटा सीधे आप यूज करके जो है वी मैन वी रेन जो है वो पता होता है। आप बोलते हो कि अम्ब्रेला किस एंगल पे रख रहा है और फिर आंसर जो आ जाता है। बट दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व किया तो इट विल एड अ न्यू डायमेंशन टू आवर कांसेप्ट ऑफ रेन एंड मेन। और ये न्यूमेरिकल आपके एंट्रेंस में बिल्कुल एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल है। क्या क्वेश्चन है? अ मैन इज वॉकिंग टू द ईस्ट एट 2 किलोमीटर पर आवर। देखिए मान लीजिए आदमी है यहां पे एंड इट्स मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये ईस्ट की तरफ जा रहा है 2 किलोमीटर पर आवर से। एंड द रेन ड्रॉप अपियर टू हिम, तो ये रेन ड्रॉप है अपियर टू हिम फॉलिंग परपेंडिकुलरली। जब अपियर टू हिम है तो ये होना चाहिए फिर VRM, दैट्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि ये बोलता है रेन ड्रॉप अपियर टू हिम। जब ये अपियर टू हिम है तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है और उसको लग रहा है कि वो परपेंडिकुलरली रेन ड्रॉप गिर रहा है। चलते चलते उसको लग रहा है, जब उसको लग रहा है इट्स अ रिलेटिव कांसेप्ट, तो ये आया VRM, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन एट 2 किलोमीटर पर आवर। और ये इसको कितना लग रहा है कि ये 2 किलोमीटर पर आवर से ही नीचे आ रहा है बट परपेंडिकुलरली। तो ये लैंग्वेज आपको ब्रेक करना पड़ेगा कि उसको अपियर हो रहा है तो वो VRM आपको डायरेक्टली देना चाहता है, तो बोलता है द रियल वेलोसिटी ऑफ द रेन इज। तो ये इसको लग रहा है कि रेन परपेंडिकुलरली गिर रहा है, इस स्पीड से गिर रहा है, तो ये बोलता है रियल स्पीड उस रेन की क्या है। अब मैंने आपको बोला ना, जब मैंने अभी बस वाला आपको क्वेश्चन दिखाया, साइकिलिस्ट एंड बस जो उसको ओवरटेक करने जा रहा था, तो मैंने बोला रिलेटिव का एक ही कंसेप्ट है, आप एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे बैठे और वहीं से चीजों को एनालाइज करिए। तो मगर जो चीजें हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में उस पे आप जो है शिफ्ट कराएंगे। तो जैसे ही आप इसका जो है मैन का जो स्पीड है वो आप रेन ड्रॉप पे जो है अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करिए, तो ये आ गया आपका रेन ड्रॉप का स्पीड, ये आदमी का स्पीड रेन ड्रॉप पे इट इज 2 किलोमीटर पर आवर अपोजिट डायरेक्शन में। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व अ क्वेश्चन इन व्हाट वी कॉल एज रिलेटिव मोशन इन अ मिनिमम पॉसिबल टाइम। तो आपने यहां पे बैठ के जो है आपने जो है इसकी स्पीड जो है इस पे आपने शिफ्ट कर दिया इन अपोजिट डायरेक्शन, तो
मुझे बोलिए अब आप, ये आ गया आपका मेन का स्पीड, तो मुझे बोलिए ये Vm है, ये Vrm है, तो ये रिजल्टेंट होता है Vm और Vr का, तो डेफिनेटली Vr यहां से कहीं होना चाहिए, है ना, डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए, क्योंकि Vrm हमेशा रिजल्टेंट होता है Vm और Vr का। तो Vm आपने इस पे रेन ड्रॉप पे अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट किया, और Vrm रिजल्टेंट होता है Vm और Vr का। अगर ये रिजल्टेंट है, Vr यहां की तरफ है तो Vm यहां की तरफ है, तो Vr डेफिनेटली, क्योंकि वेक्टर का रिजल्टेंट जो होता है वो कहीं बीच में होता है इन दो वेक्टर्स के, जो रिलेटेड वेक्टर्स हो। तो अब मुझे आप बोलिए, आपसे वो एक तो एंगल भी पूछ रहा है और उसकी स्पीड भी पूछ रहा है रेन ड्रॉप की। तो एंगल आपका ये है ना, थीटा, ये हो गया एंगल। अब मुझे बोलिए, कैन आई शिफ्ट दिस वेक्टर हियर? आई कैन शिफ्ट इट डेफिनेटली हियर, दैट इज बाय वेक्टर फिजिक्स, ठीक है, मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूं। अब एक राइट एंगुलर ट्रायंगल बनी, तो राइट एंगुलर ट्रायंगल में मुझे बोलिए tan थीटा किसके बराबर है? चलिए मैं यहां पे डायग्राम जो है नाइस स्लाइड पे इसको ऐड कर देता हूं, सो दैट इट विल बी विजिबल टू यू पीपल। देखिए, ये आपका मैन था, ये 2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, 2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, और रेन ड्रॉप इसको लग रहा था वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रहा है, तो इट इज Vrm गिवन, Vrm इज गिवन 2 किलोमीटर पर आवर, इसको लग रहा था, तो इट इज रिलेटिव कंसेप्ट। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप आपको निकालना था, तो मैंने बोला पहला काम आप करिए, ये स्पीड रेन ड्रॉप में अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करिए, तो Vm यहां आ जाएगा और ये बनेगा 2 किलोमीटर पर आवर, अपोजिट डायरेक्शन में रेन ड्रॉप पे आपने इसको ऐड किया। अब Vm ये है, Vrm ये है, Vrm हमेशा रिजल्टेंट होता है Vm और Vr का, तो Vr कहीं यहां पे होना चाहिए। जब Vr यहां पे है कहीं, तो ये एंगल पहले हमें निकालना और Vr निकालना है। आई कैन शिफ्ट इट दिस वेक्टर हियर बाय वेक्टर फिजिक्स, तो ये आपका Vm आ गया बच्चों, ये आपका Vm आ गया। और अब मुझे बोलिए इस ट्रायंगल में tan थीटा किसके बराबर है? देखिए सिंपल, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ये है आपका और बेस ये है, परपेंडिकुलर इज Vm डिवाइडेड बाय Vrm, है ना। और अब आप मुझे बोलिए Vm आपको दिया गया दैट्स 2, Vrm भी आपका 2 है, इट इज 1। कब होता है tan का वैल्यू 1? tan ऑफ 45 डिग्री पे, tan ऑफ 45 पे 1 होता है, तो थीटा आ गया 45, तो आपका थीटा आ गया विद वर्टिकल, इट शुड बी एट 45 डिग्री। उसके बाद आपको Vr भी निकालना। अब मुझे बोलिए यूजिंग डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम है ना, डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम, दैट्स Vr स्क्वायर इज इक्वल दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो मुझे बोलिए आप, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो गया Vr स्क्वायर, यही तो निकालना है, इज इक्वल ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, वी कैन डायरेक्टली यूज पाइथागोरस थ्योरम हियर। तो Vr स्क्वायर बना यहाँ पे 8, तो V हो गया रेन ड्रॉप का 2√2 किलोमीटर पर आवर इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप। तो 2√2 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद वर्टिकल शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम जाते हैं वापस। देखिए 2√2 किलोमीटर पर आवर परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स गलत है, 2√2 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द नॉर्मल डाउनवर्ड्स इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप वो बेसिक क्वेश्चंस आपको तो आते हैं क्लास 11 के, बट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन जो आप एक बार फिर से अगर आप इसको देखेंगे ना घर में, फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो आपका जो है इसमें बिल्कुल एक अच्छा कंसेप्ट डेवलप हो सकता है कि मैन तो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा था एंड रेन ड्रॉप्स अपीयर टू हिम फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स तो अगर वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स परपेंडिकुलरली नीचे आ रहा है, तो ये Vrm दिया है ना, जैसे Vrm दिया है, तो इस आदमी की स्पीड इस पे शिफ्ट करिए Vm, और फिर Vrm स्पीड जो है वो रिजल्टेंट होता है Vm और Vr का, तो Vr यहां से कहीं से आ जाएगा, फिर आप थीटा भी निकाल सकते हो और Vr भी निकाल सकते हो। ये मेथड जो है इन क्वेश्चंस के लिए बेस्ट मेथड रहता है टू सॉल्व इन मिनिमम पॉसिबल टाइम, एंड दिस इज एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर नीट एंट्रेंस दिस ईयर। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अ मैन वॉक्स फॉर 90 सेकंड ऑन स्टॉल्ड एस्केलेटर। तो एस्केलेटर न्यूमेरिकल है, आपने देखा होगा पिछले साल ही आपके एस्केलेटर 2019 में शायद एस्केलेटर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा गया था। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, एस्केलेटर बेस्ड न्यूमेरिकल। आप अपने नीट चैंपियन बुक से देख सकते हो, 2019 में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था। अ मैन वॉक्स फॉर 90 सेकंड्स ऑन स्टॉल्ड एस्केलेटर व्हेन ही स्टैंड्स ऑन इट, द मूविंग एस्केलेटर टेक्स हिम 60 सेकंड्स, फाइंड द टाइम इन सेकंड्स व्हिच ही स्पेंड्स व्हाइल वॉकिंग ऑन द मूविंग एस्केलेटर। देखिए इसका कंसेप्ट मैं आपको पहले डेवलप करके दूं, है ना, सीधे फॉर्मूला से भी मैं उड़ा सकता हूं, T1 T2 डिवाइड बाय T1 प्लस T2, इसके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला होती है, मगर हम इसका कंसेप्ट पहले सीखेंगे। देखिए मान लीजिए एस्केलेटर है, एस्केलेटर पे तो आप चढ़े होंगे, है ना, एस्केलेटर ऐसा होता है कि फिर वो ऊपर चला जाता है। तो मान लीजिए एस्केलेटर की खुद की स्पीड है VE, दैट इज वेलोसिटी ऑफ दैट स्पीड ऑफ एस्केलेटर। अब यहां पे एक आदमी है और उसकी स्पीड जो है विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर, दैट इज स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द एस्केलेटर VME। तो ये हो गया एस्केलेटर की स्पीड अगर एस्केलेटर ही चल रहा है, ये हो गया मैन की स्पीड विद रिस्पेक्ट एस्केलेटर। अगर एस्केलेटर स्टॉप है तो सिर्फ आदमी की वेलोसिटी आएगी, अगर दोनों की स्पीड है तो फिर उनका डिपेंड करता है, वो सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो सबट्रैक्ट हो जाएंगे, इसका आप ख्याल रखें। अब इस आदमी की स्पीड अगर आप ग्राउंड से देखेंगे तो वो किसके बराबर होगी? वो होगी दैट स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द एस्केलेटर प्लस दैट
speed with of escalator. तो this becomes the formula for that. तो ये हो गया only speed of v escalator, vm ये हो गया speed of man with respect to escalator, और vm हो गया speed of man when seen from the ground, and then it should be equal to the speed of man with respect to escalator plus speed of escalator. अब डिपेंड करता है दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो गए, क्योंकि आपने देखा होगा ना ऐसे लोग भी है जो एस्केलेटर ऊपर चढ़ रहा है और वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं. सो दैट इज ऑल्सो अ कंडीशन, बट जो मैक्सिमम कंडीशंस में ये होता है कि ऐड हो जाते हैं. अब आप देख लीजिए, अब हम जाएंगे क्वेश्चन पे. ये हो गया आपका एस्केलेटर का कि स्पीड्स कैसे आप दिखाओगे. अब बोलता है मैन वॉक्स फॉर 90 सेकंड्स ऑन स्टाल्ड एस्केलेटर, मतलब एस्केलेटर रुका है और उसको 90 सेकंड्स लगते हैं. आपको पता है ना टाइम होता है हमेशा डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना, दिस अ फार्मूला फॉर टाइम, इट्स ऑलवेज डिस्टेंस बाय स्पीड. अब जो रुका हुआ एस्केलेटर है तो उसके लिए उसको 90 सेकंड्स, तो टाइम इज 90 सेकंड्स, और रुका हुआ एस्केलेटर है तो डिस्टेंस मान लीजिए d उसको कवर करनी, और रुका हुआ एस्केलेटर है तो मतलब स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर, क्योंकि एस्केलेटर जो है वो तो रुका हुआ है तो v 0 हो गया, तो सिर्फ अब जो है VME आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद नंबर सेकंड फिर बोलता है व्हेन स्टैंड्स ऑन द मूविंग एस्केलेटर टेक्स हिम 90 सेकंड्स. अब एस्केलेटर मोशन में आ गया, अब एस्केलेटर मोशन में आ गया और उसको 60 सेकंड्स लगते हैं, तो d डिवाइडेड बाय ओनली नाउ एस्केलेटर, क्योंकि अब वो खुद रुका हुआ है और उसको 60 सेकंड्स लगते हैं. तो अब जब वो रुका हुआ है तो सिर्फ एस्केलेटर की स्पीड आएगी और 60 सेकंड्स. बोलता है फाइंड द टाइम इन सेकंड्स. अब हमें बोलिए कितना वक्त लगेगा व्हेन ही which he spends while walking on the moving escalator, मतलब वो भी मूव कर रहा है और एस्केलेटर भी मूव कर रहा है. अब बोलिए, तो ये रुके हुए एस्केलेटर पे उसको 90 सेकंड लग रहे हैं, जब मोशन वाला एस्केलेटर है वो खुद रुका है तो 60 सेकंड्स लगते हैं. अब बोलता है कि इसमें दोनों आप मूव कर रहे हैं ना, वो भी मूव कर रहा है और एस्केलेटर भी मूव कर रहा है. अब बोलिए वक्त कितना लगेगा. देखिए अगर आप इसको देखोगे कि मान लीजिए वो टाइम होगा t, दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द स्पीड, है ना, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड. अब दोनों की स्पीड है तो स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर प्लस स्पीड ऑफ एस्केलेटर, क्योंकि दोनों अब मूव कर रहे हैं तो टाइम किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, इट इज d डिवाइडेड बाय, देखिए मैन विद रिस्पेक्ट एस्केलेटर ऊपर जाएगा, ये बनेगा d बाय 90, यहां बनेगा ये d बाय 90 प्लस ये बनेगा यहां v के बदले d बाय व्हाट इज दिस 60. चलिए अब आप इसको सॉल्व करिए. देखिए जब आप सॉल्व करेंगे dd कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 90 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 90 प्लस 60, तो ये आ जाएगा t इक्वल टू 90 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 150. 0 0 कैंसल, ये हो गया इस 6, हाँ 6 15 6 हो गया 90, 6 हो गया 36 सेकंड्स जो है उसको अब वक्त लगेगा. सो 36 सेकंड शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए 36 सेकंड्स इज द आंसर. तो एस्केलेटर बेस्ड न्यूमेरिकल. अब आप इसमें स्टैंडर्ड ये याद रखिए कि अगर स्टाल्ड एस्केलेटर है तो टाइम मान लीजिए t1 लग रहा है, मूविंग एस्केलेटर है और आदमी खुद रुका है तो टाइम t2 लग रहा है. अब दोनों मोशन में आ गए एंड दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो टाइम हमेशा होता है बराबर t1 इंटू t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2. मैं सीधे चाहता तो यही फॉर्मूला यूज करता, t1 t2 डिवाइड बाय t1 प्लस t2, और यही आपके 2019 में पूछा गया था, यू हैव टू प्रूव दिस दैट t इज इक्वल t1 t2 डिवाइड बाय t1 प्लस t2, और वही तो आ गया यहां देखिए t1 इंटू t2 डिवाइड बाय t1 प्लस t2. तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना एंड दिस इज हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल. होप आप सबको समझ आया होगा क्योंकि मैंने इस पे कांसेप्ट भी और फॉर्मूला दोनों दे के रखे आपको. नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. Question number next is a boat moving at 5 km per hour crosses a 1 kilometer wide river in 15 minutes, taking the minimum distance route. देखिए जैसे वो minimum distance route की बात कर रहा है तो मैंने आपको बोला ना कि आदमी को हमेशा ऐसे जाना पड़ेगा तब जाके वो minimum distance route पे पहुंच सकता है. जब flowing river हो तो आदमी अगर सीधे जाएगा ना तो वो यहाँ ड्रिफ्ट हो जाएगा. अगर उसको minimum distance route लेना है मतलब परपेंडिकुलरली आगे जाना है, परपेंडिकुलरली अपोजिट पॉइंट पे रीच करना है ना, परपेंडिकुलरली, तब आपको हमेशा अगेंस्ट द टाइड जाना पड़ेगा, अगेंस्ट करंट जाना पड़ेगा. तब इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे स्पीड के, एक ये और ये वाला कंपोनेंट रिवर के साथ फाइट करेगा और इससे वो क्रॉस करेगा तो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच सकता है. अब देखिए अ बोट मैन मूविंग एट 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो स्पीड है दिस इज 5 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेस अ 1 किलोमीटर वाइड, सो द विड्थ ऑफ द रिवर इज 1 किलोमीटर वाइड रिवर इन 15 मिनट्स, और जो उसको वक्त लगता है वो 15 मिनट्स है. ठीक है. अब टेकिंग द मिनिमम डिस्टेंस रूट, टेकिंग द मिनिमम डिस्टेंस रूट जब उसने बोला उसी हिसाब से मैंने बनाया. मिनिमम डिस्टेंस रूट वो खुद नहीं ले सकता, वो ऐसे लेगा और फिर रिवर उसको ड्रिफ्ट कराएगा. मिनिमम डिस्टेंस रूट अगर वो कह रहा है तो मतलब वो अगेंस्ट द टाइड जा रहा है और दो कंपोनेंट्स की वजह से एक कंपोनेंट रिवर करंट के साथ फाइट करता है, दूसरे से वो क्रॉस करता है, तो मिनिमम डिस्टेंस रूट यही रूट लेके वो इस रूट पे पहुंच सकता है. तो फाइनली वो यहां आ जाएगा. ये आपका रिवर का स्पीड है, ये रिवर का स्पीड है और ये आपका फिर रिजल्टेंट आएगा, या इसको हम स्विमर्स वेलोसिटी भी कहते हैं. अब मुझे बोलिए द वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर
विल बी इन किलोमीटर पर आवर। तो आपको वी आर कैलकुलेट करना है। दिस इज अवर क्वेश्चन, देख लीजिए। वी आर कैलकुलेट करने के लिए मुझे आप बोलिए यहां पे वन थिंग इज क्लियर इज दैट अगर मैं लिखूं आई एम यूजिंग दैट पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूं 5 स्क्वायर इज इक्वल, क्योंकि हाइपोटेन्यूज यही है, रिवर यही निकालना है हमें, प्लस दैट रिजल्टेंट वी रिजल्टेंट का स्क्वायर। अब वी रिजल्टेंट का स्क्वायर आप देख लीजिए, वी रिजल्टेंट स्क्वायर हो गया बराबर 5 स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। तो वी रिजल्टेंट ओनली अगर आप देखेंगे वो होगा बराबर रूट 5 स्क्वायर हो गया 25 माइनस वी आर, बन गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब इस रिजल्टेंट से ही तो वो क्रॉस कर रहा है, जब रिजल्टेंट से क्रॉस कर रहा है तो जो टाइम लगेगा वो होगा ना डिस्टेंस बाय द रिजल्टेंट स्पीड, है ना, सिंपल। क्योंकि टाइम जो लगेगा रिजल्टेंट से वो क्रॉस कर रहा है, टाइम होता है बराबर डिस्टेंस दैट जो उसको क्रॉस करनी है डिवाइड बाय द स्पीड। अब टाइम तो दिया है 15 मिनट्स, मगर आवर्स में चाहिए, 15 मिनट होता है 1/4 आवर, है ना, 15 मिनट्स इज इक्वल टू 1/4 आवर्स। तो मैं लिखूं यहां पे t इज इक्वल 15 मिनट होता है बच्चों बराबर 1/4 आवर, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है हमें टाइम कितना लगेगा, तो d 1 किलोमीटर दिया है, क्योंकि 1 किलोमीटर वाइड, एंड v रिजल्टेंट हो गया बच्चों रूट ऑफ 25 माइनस वी आर का स्क्वायर। तो मुझे बोलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये बनेगा 1/16 इज इक्वल, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इज लाइक दिस 1/25 माइनस वी रिवर का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाइंग द थिंग्स हियर, तो ये बनेगा 25 माइनस वी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ओनली, ठीक है। तो वी आर स्क्वायर उधर जाएगा, 25 में से 16 तो हो गया 9 इक्वल टू वी आर स्क्वायर, तो वी आर हो गया बराबर 3 किलोमीटर पर आवर शुड बी द रिवर वेलोसिटी। सो दिस शुड बी द आंसर। देखिए 3 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर, क्योंकि आपको आंसर जो है वो किलोमीटर पर आवर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हमने अभी तक प्रोजेक्टाइल डिस्कस किया, प्रोजेक्टाइल बेस्ड न्यूमेरिकल्स, रिलेटिव मोशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस कर रहे हैं, रिवर एंड बोट एंड ट्रेन एंड वेन का मैंने एक ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल आपको दिखा दिया जो एक्सपेक्टेड है, और जिसका आपको जो है एक बार इसको आप सॉल्व करिए, आपके डायमेंशंस ऐड हो जाएंगे। उसके बाद देखिए रिलेटिव बेस्ड न्यूमेरिकल ही है, फाइंड द टाइम टेकन इन मीटिंग एट पॉइंट ओ, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। दिस क्वेश्चन इज आल्सो प्रेजेंट इन एसी वर्मा, ठीक है, ये क्वेश्चन एसी वर्मा पे भी है, और इसमें जो है आप जो बाहर से मॉड्यूल्स लाते हो, डिफरेंट बुक्स लाते हो, उस पर एक बड़ा फॉर्मूला है वो आपको याद करना पड़ता है, बट इन प्रेशर इन एग्जाम जो है वो भूल जाता है। मैं आपको इसका सिंपलेस्ट और जिसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे दिखाऊंगा, जिससे ऐसा न्यूमेरिकल आप विद इन नो टाइम कर सकते हो एंड कंसेप्चुअली कर सकते हो विदाउट यूजिंग दोज बिग फॉर्मूला जो आपने बिल्कुल याद की होती है अपने एग्जाम के लिए। सर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल में ये आदमी जो है ये इसकी तरफ जा रहा है विद स्पीड v, है ना, दौड़ रहा है, फिर ये आदमी इसकी तरफ दौड़ रहा है विद स्पीड v, और फिर ये इसकी तरफ दौड़ रहा है विद स्पीड v, और चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे साइड्स बराबर है, तो ये बोलता है कि सेंटर में मीट करने के लिए क्या ये मीट करेंगे पहले, अगर ये मीट करेंगे तो अब बच्चा बोलता है, जब हम क्लास दे रहे होते हैं ऑफलाइन क्लास है ना, उस मोड में हम जब देते हैं तो ये भाग रहा है v से, ये इधर भाग रहा है v से, ये इधर भाग रहा है, वो बोलता है वो कभी नहीं मिलेंगे बीच में, तो ये पहला ऑप्शन होता है सर वो कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये इसकी तरफ दौड़ रहा है, वो इसकी तरफ दौड़ रहा है, और इसकी तरफ, और सबकी स्पीड बराबर है, तो मिलने की संभावना नहीं है। बट बिलीव में वो सेंटर पे मिलेंगे, और हमसे वही पूछा गया है दैट फाइंड द टाइम टेकन इन मीटिंग एट ओ, मतलब वक्त कितना लगेगा ओ पे मीट करने के लिए। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है ना, मैं आपको कोई मॉड्यूल का फॉर्मूला नहीं देने जा रहा हूं, मैं आपका बिल्कुल एक कंसेप्ट यहां पे जो है ऐड करूंगा, जिससे न्यूमेरिकल मिनिमम पॉसिबल टाइम में सॉल्व किया जा सकता है। सर कैसे, देखिए आप पहले ए एंड बी लीजिए, देखिए ये ए है आपका और ये बी है, ये हो गए ए बी, ये इसका साइड जो है ए और जो स्पीड है दैट इज वी। फिर आप देखिए बी सी, देखिए बी से सी की तरफ ये आ गया आपका सी, स्पीड है वी मेरे बच्चों, और साइड जो है वो ए है। मुझे बोलो चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितना होना चाहिए 60, चलिए आ गया सर 60 डिग्री, हमें पता है सर इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो साइड्स होते हैं, जो एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री। अब मुझे बोलिए ये स्पीड है ना v, इसको रिजॉल्व किया जा सकता है, एक कंपोनेंट यहां से आ जाएगा, उसका क्या नाम पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू v साइन ऑफ 60, और ये जो कंपोनेंट यहां की तरफ आ जाएगा उसका नाम होगा v cos ऑफ 60। अब मुझे बोलिए आप, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि दो स्पीड जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो दे विल सिंपली गो फॉर एडिशन, बिकॉज़ स्पीड्स इन रिलेटिव वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन दे सिंपली गो फॉर एडिशन, एंड व्हेन दे आर इन द सेम डायरेक्शन दे गो फॉर सबट्रैक्शन। तो ये जो है ना, ये स्पीड और ये मतलब a जो है वो b की तरफ जा रहा था, और b जो है वो c की तरफ जा रहा था, मगर b का एक ऐसा कंपोनेंट है जो a की तरफ जाना चाहता है, तो इसलिए ये स्पीड्स a और b को मिलाना चाहती है, तो इसको हम स्पीड ऑफ
अप्रोच कहते हैं, स्पीड ऑफ अप्रोच यहां पे है। फिर मेरे बच्चों स्पीड ऑफ अप्रोच जो आपका यहां पे है वो अगर आप देखोगे वो है ना बराबर v प्लस v cos 60 होता है बराबर v बाई टू, दैट इज 3/2v। तो ये वो वाली स्पीड है जो a को b के साथ मिला सकता है, इसको हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं। अगर ये सेम डायरेक्शन में होते तो हम यहां पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो आपने क्लास 11th और फिर एंट्रेंस में भी पढ़ा होगा। दैट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होता है व्हेन टू वेलोसिटीज आर इन द अपोजिट डायरेक्शन दे सिंपली गो फॉर एन एडिशन, क्योंकि ये इनको मीट करवाना चाहता है a को b के साथ, तो v प्लस v cos 60 होता है v/2 3v/2। अब मुझे बोलो टाइम जो लगेगा वो होता है ना डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस बाय स्पीड जो है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। अब मुझे बोलो डिस्टेंस जो है वो a है क्योंकि साइड तो a है, और जो स्पीड है अप्रोच वाली दैट इज 3/2 टाइम्स v। तो ये आ गया बच्चों 3/2 टाइम्स, मैंने गलत लिख दिया, इट इज 3/2 टाइम्स v। 2 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 2a/3v। अब मुझे बोलिए कोई मॉड्यूल आपने यूज, कोई फॉर्मूला जो है बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर गुड इन दिस वेक्टर फिजिक्स, यू नो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड यू नो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो आप इसको मिनिमम पॉसिबल टाइम में कर सकते हो। b का एक कंपोनेंट a की तरफ जाना चाहता है और मिलाना चाहता है उसको, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बना, टाइम होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वहां से आप निकाल सकते हो 2a/3v शुड बी द आंसर। देखिए 2a/3v सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप ऐसी वर्मा में भी देखोगे, और मैंने आपको जो तरीका दिखाया इसको हम मास्टर ट्रिक कहते हैं टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक्चुअली इट्स नॉट अ ट्रिक, इट्स अ पार्ट ऑफ कांसेप्ट जो आपको आना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज फाइंड द टाइम टेकन इन मीटिंग एट ओ। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए A जो है B की तरफ जा रहा है विद स्पीड v, B जो है वो C की तरफ जा रहा है स्पीड C से, C जो है D की तरफ स्पीड v, D E की तरफ स्पीड v, E जो है F की तरफ स्पीड E जाना चाहता है ना v, और फिर F जो A की तरफ स्पीड v आना चाहता है, और सारे साइड्स A A है, सारे साइड्स बराबर है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितना टाइम लगेगा इन ऑर्डर टू मीट एट द सेंटर। ठीक है, देख लीजिए अब आप, ये स्पीड भी v है। तो बिल्कुल ये वही क्वेश्चन है, ट्रायंगल वाला तो आपने किया होता है, बट ये आपका हेक्सागन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे। देखिए इसको भी वही तरीका जो आपका कंसेप्ट है, पहले आप a टू b बनाइए, ये आ गया आपका a, ये आ गया आपका b, साइड तो a है, ये स्पीड v से जा रहा है, और फिर देखिए b c की तरफ जा रहा है, तो ऐसे वेक्टर आ जाएगा आपका, b जो है वो c की तरफ जा रहा है विद स्पीड a और साइड बराबर है। अब मुझे बोलो कैन आई रिजॉल्व दिस हियर, आई विल रिजॉल्व इट इन अ डिफरेंट वे हियर। देखिए इधर ये आपका v है, इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। एक कंपोनेंट यहां आ जाएगा बच्चों और दूसरा कंपोनेंट यहां आ जाएगा, क्योंकि हेक्सागन है, ये एंगल 120 है, तो ये एंगल डेफिनेटली 60 डिग्री होगा। तो ये होना चाहिए v cos 60 और ये होना चाहिए बच्चों v sin 60। मुझे बोलो अगर मिलने की संभावना है तो किस कंपोनेंट की वजह से है। देखिए ये हो गया v cos 60 हो गया ना v/2। चलिए आप मुझे बोलिए जो पीछे से ये आ रहा है ये v से आ रहा है ना, a टू b वाला v से आ रहा है, और जो b टू c वाला उसका एक कंपोनेंट इन द लाइन है ना, डायरेक्शन इन द लाइन ऑफ दैट v जो है v/2 है, तो मतलब ये इन द सेम डायरेक्शन है, तो v इज ग्रेटर देन v/2 बिकॉज इट्स v एंड इट्स v/2 दैट्स 0.5। तो v पकड़ सकता है इस कंपोनेंट को क्योंकि v/2 v से कम है। तो फिर क्या करेंगे आप, इसमें जो है इसमें ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ही है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ही है। क्यों है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सर, क्योंकि v इज ग्रेटर देन v/2 बट दे आर इन द सेम डायरेक्शन, दे विल गो फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये भी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है क्योंकि पीछे वाला जो वेलोसिटी है वो आगे वाले कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से ज्यादा है, क्योंकि v है ये 0.5 v है, ये उसको डेफिनेटली पकड़ लेगा इस कंपोनेंट को। तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच व्हेन टू वेलोसिटीज आर इन द सेम डायरेक्शन दे गो फॉर सब्ट्रैक्शन एंड दिस इज डेफिनेटली वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हियर क्योंकि v इज ग्रेटर देन v/2। तो मुझे बोलिए ये बनेगा ओनली v/2। अब टाइम किसके बराबर होता है, वो होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हियर। अगर सेपरेशन होता तो सेपरेशन लिख देते। अब डिस्टेंस तो चूंकि साइड है और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो v/2 है, तो ये आएगा बच्चों 2a/v शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए 2a/v इज द फर्स्ट ऑप्शन। अब मुझे बोलिए आप क्या आप वो बड़े फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो आपको याद करने पड़ते हो और अंडर प्रेशर आप भूल जाते हो, तो दिस इज द मास्टर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसको हम कंसेप्चुअल वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन भी कह सकते हैं क्योंकि आपको इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और फिर आपको देखना है कि अप्रोच वाली स्पीड है कि जो है सेपरेशन वाली। क्योंकि यहां अप्रोच हो रहा है तो हम अप्रोच वाली स्पीड निकाल के, टाइम होता है बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, और फिर आप बाकी काम कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए हाउ मेनी टाइम्स, अब ये ग्राफ थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चंस है, हाउ मेनी टाइम्स, सो दिस इज ग्राफ थ्योरी नाउ, ठीक है, दिस इज ग्राफ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस।
तो तीन पोर्शंस में मैंने इसको डिवाइड किया था इस लेक्चर को। एक था प्रोजेक्टाइल्स, उसके बाद रिलेटिव मोशन, और अब ये ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल्स। हाउ मेनी टाइम्स बॉडी हैज कम टू रेस्ट। देखिए दिस इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो इसका स्लोप होता है, द स्लोप ऑफ दैट डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ सिंपली गिव्स अस वेलोसिटी। तो मुझे बोलिए कहां पे स्लोप जो है, देखिए ये एक्स टी ग्राफ, इसका स्लोप हम वेलोसिटी देखा, तो यहां पे स्लोप 0 है, यहां पे स्लोप 0 है, यहां पे स्लोप 0 है, यहां पे भी स्लोप 0 है, यहां पे भी स्लोप 0 है, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 जगह स्लोप 0 है, मतलब 5 जगह स्पीड वेलोसिटी 0 है, तो आंसर शुड बी 5। हाउ मेनी टाइम्स द बॉडी हैज कम टू रेस्ट? वेरी सिंपल वे इज दैट एक्स टी ग्राफ का स्लोप हमें स्पीड देता है, क्योंकि 5 जगह जो है स्लोप 0 था, स्लोप 0 होने का मतलब स्पीड 5 जगह 0 है, जब 5 जगह 0 है तो ऑप्शन शुड बी 5। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए कैलकुलेट वी ए बाई वी बी, मतलब आपको रेशो ऑफ स्पीड्स निकालना है। ये इसका ए का जो है 30 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, और बी का जो है 60 डिग्री। तो एक्स टी ग्राफ है, इसका स्लोप है ना, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ हमें क्या देता है, तो स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ जो है, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ सिंपली गिव्स अस स्पीड, है ना, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ हमें स्पीड देता है। तो मुझे बोलिए आप, स्लोप होता है ना tan थीटा, स्लोप होता है बच्चों tan ऑफ थीटा ग्राफ का। अब मुझे बोलिए आप, तो मुझे वी ए बाई वी बी निकालना है, तो मैं लिखूंगा डायरेक्टली वी ए बाई वी बी इज इक्वल टू वी ए का जो स्लोप है दैट इज tan ऑफ 30 डिग्री, बी का है आपका tan ऑफ 60 डिग्री स्लोप। तो मुझे बोलिए tan 30 होता है 1/√3 मल्टीप्लाइड बाय tan 60 होता है खुद √3, तो आ जाएगा √3 1/3, आंसर शुड बी 1/3। इट्स अ बेसिक क्वेश्चन, आपने किया होगा और इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपको स्लोप का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज फाइंड वीटी कर्व। तो आपको एक्सटी कर्व दिया है, तो आपसे पूछा जा रहा है इनमें से इन 4 ग्राफ्स में वीटी कर्व कौन सा है, तो यहां पे वी है ये, ठीक है, दिस इज वी एंड दिस इज टी, ठीक है। आपके पास एक्सटी कर्व है, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व दिया गया है, तो हमसे पूछा जा रहा है, तो इनमें से आप हमें बोलो इसका वीटी कर्व कैसा होगा। देखिए जब आप एक्सटी कर्व को देखोगे, एक्सटी कर्व का स्लोप हमें स्पीड देता है, वेलोसिटी देता है, तो अगर आप यहां देखोगे ना, ये यहां का स्लोप जो है 0 है, तो मतलब यहां पे स्पीड 0 होगी। जैसे यहां स्पीड 0 हुई, मतलब यहां से यहां जाने में स्पीड कम हो रही है, तभी तो यहां 0 होगी, क्योंकि एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें स्पीड दे रहा है, और चूंकि यहां स्लोप 0 है, तो मतलब यहां स्पीड 0 हो गई, मतलब यहां से यहां जाने में स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है और फाइनली 0 हो रही है। अब आप देखिए यहां से यहां जाने में स्पीड कम हो रही है और 0 हो रही है, यहां से यहां जाने में स्पीड कम हो रही है, 0, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। देखिए यहां से कम हो रही है और 0 हो रही है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, तो पहले आपने एक ऑप्शन को रिमूव कर दिया। अब बाकी बच्चे देखिए, अब यहां से यहां स्पीड बढ़ेगी, अब जब यहां से यहां स्पीड बढ़ेगी बट इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए। अब मुझे बोलिए यहां से यहां स्पीड डिक्रीज हो रही है 0, बट सेम डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। चलिए अब इस ऑप्शन को देख लीजिए, देखिए यहां से यहां डिक्रीज हो रही है और 0 हो रही है, और फिर अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वीटी ग्राफ फॉर दिस एक्सटी ग्राफ। तो ये होता है एक्सटी ग्राफ से वीटी ग्राफ आप कैसे निकाल सकते हो। यहां पे भी वही है कि डिक्रीज हो रहा है 0, बट इन अ डिफरेंट वे राइज हो रहा है, अब तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर फॉर दिस एक्सटी ग्राफ। वी हैव दिस टाइप ऑफ वीटी ग्राफ, इसका भी आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द एंटायर मोशन। तो आपको इस पूरी एंटायर मोशन में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्योंकि मेरे बच्चों ये वीटी ग्राफ है और एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, ये आपको पता होना चाहिए दैट एरिया ऑफ वीटी ग्राफ जो है दैट गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं देगा, डिस्टेंस भी देगा, डिस्टेंस देगा, एवरेज स्पीड देगा, एवरेज वेलोसिटी देगा, डिपेंड करता है आप क्या निकालना चाहते हो। अब मुझे आप बोलिए, तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया हम निकालेंगे और हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली होगा बराबर एरिया। अब एरिया इस ट्रायंगल में देखिए पॉजिटिव एरिया है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ऐड हो जाएगा और सबट्रैक्ट हो जाएगा नेगेटिव एरिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलिए आप मुझे बोलिए हाफ ऑफ बेस, द बेस हियर इज फॉर दिस ट्रायंगल इट्स 10, अल्टीट्यूड इसका जो है वो है 20, प्लस हो गया रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ दैट इज 10, और हाइट हो गया उसका भी 20, प्लस फिर से और एक ट्रायंगल है दैट इज हाफ ऑफ बेस, बेस उसका भी 10 है और अल्टीट्यूड हो गया 20, और फिर माइनस हो गया वो ट्रायंगल क्योंकि नेगेटिव एरिया है, हाफ ऑफ बेस वो है 10 और अल्टीट्यूड उसका है 10। अब इसको सॉल्व करिए आप, इट्स 2 5 10 हियर, देन इट्स 2 5 10 हियर, दिस इज 2 5 10 हियर। अब मुझे आप बोलिए डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, ये हो गया 100 प्लस 200 प्लस दैट इज 200, ये हो गया 100 हियर,
तो माइनस हो गया ये 50, तो ये हो गया 400 माइनस 50, सो 350 मीटर विल गिव द डिस्प्लेसमेंट। तो ये उसने आपसे पूछा था फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द एंटायर मोशन, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स अस व्हाट वी कॉल एज द डिस्प्लेसमेंट। तो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला। अगर वो आपसे पूछता फाइंड द डिस्टेंस ड्यूरिंग द एंटायर मोशन, तब आप क्या करते? तब आप क्या करते? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस ये हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से ये भी ऐड हो जाता। तो आंसर आना चाहिए था फिर 450 मीटर। तो अगर वो डिस्टेंस पूछता तो ये सारे एरिया ऐड हो जाते, क्योंकि उसने डिस्प्लेसमेंट पूछा, एक वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट, इसलिए आप ये नेगेटिव एरिया पॉजिटिव एरिया में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 20th सेकंड इफ इट्स इनिशियली मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बोलता है कि आप हमें बोलिए 20 सेकंड पे कौन सी वेलोसिटी होगी, कितनी वेलोसिटी होगी अगर इनिशियली स्पीड जो है, इनिशियली स्पीड इज गिवन एंड दैट स्पीड इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकंड। तो मतलब आपको 20वें सेकंड पे कितनी स्पीड होगी बॉडी की, वो आपको कैलकुलेट करनी है। ग्राफ दिया आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, दिस इज एक्सेलरेशन इन मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। तो यू आर बीइंग प्रोवाइडेड विद एन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड द ग्राफ इज हैविंग ए शेप लाइक दिस। आपसे पूछ रहा है कि अगर टाइम 0 पे इनिशियल स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, तो 20वें सेकंड पे स्पीड क्या होगी? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो फिर से आप मुझे बोलिए दैट एरिया ऑफ 80 करो, ये एरिया बेस्ड है, एरिया ऑफ 80 करो, एक्सेलरेशन टाइम करो, क्या हमें देता है? एरिया ऑफ 80 को गिव्स अस चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। हम जो है एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें फिजिक्स में चेंज इन वेलोसिटी देता है, सिर्फ वेलोसिटी नहीं देता। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स अस चेंज इन वेलोसिटी, इसी तरह एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। आप बिल्कुल क्लियर करिए। तो चेंज इन वेलोसिटी देता है, तो एरिया क्या है ग्राफ का, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, एरिया में चेंज इन वेलोसिटी देगा, तो एरिया निकालेंगे। तो हाफ ऑफ बेस, बेस हो गया ट्रायंगल का 10, अल्टीट्यूड देख लीजिए इसका, दैट इज 10 आल्सो। देन फिर रेक्टेंगल है, फिर आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो हो गया 10 इंटू दैट 10 आल्सो हियर इक्वल चेंज इन स्पीड, है ना, चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हमें निकालना है, दैट्स v माइनस इनिशियल, तो वहीं से दिया उसने 10, है ना, इनिशियल इज प्रोवाइडेड, चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल, फाइनल हमें निकालना है 20वें सेकंड पे, और इनिशियल तो उसने 10 दिया आपको। ये हो गया बच्चों 2 5 10 हियर, सो दिस इज 50 प्लस 100 और वो माइनस 10 इधर आएगा प्लस 10 इज इक्वल टू v, और v हमें निकालना है, तो v कितना हो गया, इट्स 100 प्लस 50 दैट्स 160 मीटर पर सेकंड जो है should be the answer of this question. 160 मीटर पर सेकंड should be the answer। देखिए 160 मीटर पर सेकंड should be the answer, तो ये होना चाहिए आंसर। तो आपको पता होना चाहिए एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या देता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देता है, और एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है। इसी तरह जो आपका जो स्लोप होता है दैट्स गिवन बाय डिफरेंशिएशन, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी एंड स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन। ये चीजें आप अच्छी तरह से तैयार करके जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज A car starts accelerating with constant acceleration alpha and then retards with constant retardation beta। ये मैंने ग्राफिकल क्वेश्चन ही मत इन अ थ्योरेटिकल वे आपसे पूछा है। एंड कम्स टू स्टॉप, तो एक कार जो है वो एक्सेलरेट करती है विद कंस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा, फिर रिटार्ड करती है विद कंस्टेंट रिटार्डेशन बीटा, और स्टार्ट करती है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड कम्स टू स्टॉप इफ द टोटल टाइम ऑफ मोशन इज t। हमें पूछा गया आप मैक्सिमम वेलोसिटी निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो और एवरेज वेलोसिटी। इट्स अ ग्राफिकल क्वेश्चन एक्चुअली, सो आई विल ऐड अ स्लाइड हियर एंड आई विल शो यू इट हियर बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस। पूछा जा सकता है यहां से, इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैंने इसको यहां पे रखा है। तो अगर इसका ग्राफ आप देखोगे इस क्वेश्चन का, तो हम ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन की बात कर रहा है कि वो एक्सेलरेट करता है फॉर सम टाइम विद अल्फा एंड देन रिटार्ड्स विद सम फॉर सम टाइम बीटा, तो ये डेफिनेटली वेलोसिटी टाइम ग्राफ होना चाहिए, और इसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन देगा। देखिए फॉर सम टाइम वो एक्सेलरेट कर रहा है, स्टार्ट करता है और फॉर सम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता है, तो वो अल्फा दिया है एक्सेलरेशन, और फिर यहां पे जो है मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव करके फिर रिटार्ड करता है फॉर सम टाइम और विद रिटार्डेशन बीटा। तो हमसे पूछा गया है कि फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू कैलकुलेट दिस मैक्सिमम स्पीड, तो आपको जो मैक्सिमम स्पीड यहां अचीव करता है वो बोलिए। तो टोटल टाइम ऑफ मोशन उसने t दिया है, टोटल टाइम ऑफ मोशन इज t, कि एक्सेलरेट करता है कुछ टाइम के लिए, फिर रिटार्ड करता है कुछ टाइम के लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट और रिटार्ड, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। आपसे पूछा गया v मैक्स कैलकुलेट करिए, उसके बाद आपसे क्या पूछा गया, एक v मैक्स आपको कैलकुलेट करना है नंबर सेकंड, तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करना है, और फिर एवरेज वेलोसिटी। हम एक एक करके जो है सारी चीजें इसमें जो है देखेंगे
कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब जो है देखिए, मान लीजिए जो, क्योंकि टोटल टाइम ऑफ मोशन टी हियर, मैं मानता हूं कि एक्सेलरेट इसने किया टाइम t1 के लिए, और जो इसने रिटार्ड किया वो टाइम t2 के लिए किया। अब हमसे Vmax पूछ रहा है, तो फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू कैलकुलेट Vmax इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा एंड टी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये, यहां से 3 ऑब्जेक्टिव बनते हैं और तीनों मैंने इस क्वेश्चन में पूछे हैं। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो आप यहां से यहां तक मैं पहले इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा। देखिए यहां इनिशियल स्पीड 0 है और फाइनल स्पीड Vmax है, तो कैन आई यूज द इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस के लिए ये वैलिड है। देखिए फाइनल स्पीड यहां पे है और वो Vmax है, तो मैं लिखूंगा Vmax इज इक्वल, इनिशियल स्पीड 0 है प्लस एक्सेलरेशन है तो अल्फा लिखूंगा और टाइम इन्वॉल्वड ओनली t1 है। तो मुझे बोलिए t1 किसके बराबर यहां हुआ, दैट इज Vmax डिवाइडेड बाय अल्फा, तो आपने t1 निकाला। सिमिलरली अब अगर मैं इसके लिए जो है यहां से यहां तक, तो ये आप फाइनल वेलोसिटी बनी यहां पे, तो अब ये इनिशियल है क्योंकि यहां से अब यहां आना है और फाइनली ये स्टॉप हो रहा है। अब ये फाइनल है और ये इनिशियल है, तो फाइनली स्टॉप हुआ तो v इज 0। इनिशियली आपका Vmax था, ख्याल रखिए क्योंकि इसका ये फाइनल है, ये इनिशियल है, इसका ये इनिशियल, ये इसका फाइनल है, जो इसका फाइनल है वो इसका इनिशियल है, इज इक्वल दिस Vmax, देन इट्स रिटार्डेशन या, तो मैं लिखूंगा माइनस बीटा क्योंकि ये रिटार्ड कर रहा है और टाइम इन्वॉल्वड इज t2। तो मुझे बोलिए t2 किसके बराबर हुआ, दैट इज न्यूमेरिकली देन Vmax डिवाइडेड बाय बीटा। तो हमने t1 भी निकाला और t2 भी निकाला, क्योंकि हमें आंसर t और अल्फा बीटा, क्योंकि इसने टोटल टाइम t और अल्फा और बीटा की बात की है, तो मुझे बोलो टोटल टाइम t जो होगा वो होगा ना बराबर t1 प्लस t2, क्योंकि टोटल टाइम इतना ही है। तो इसमें ड्रॉप करेंगे तो मैं लिखूंगा टोटल टाइम इन्वॉल्वड हियर इज t1 प्लस t2, तो टोटल टाइम हियर इज t1 आपका Vmax बाय अल्फा है, तो मैं लिखूंगा Vmax बाय अल्फा प्लस Vmax बाय बीटा। तो Vmax कॉमन आ जाएगा, Vmax कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा 1 बाय अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा Vmax इज इक्वल टू अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय टी। सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस। Vmax वो हमेशा पूछता है आपसे, दैट इज अल्फा इंटू बीटा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। सेकंड क्वेश्चन जो है उसने आपसे सेकंड क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो आपको पता है द एरिया अंडर दिस करो, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। तो सेकंड पार्ट इज डिस्प्लेसमेंट, यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट आल्सो हियर। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे बच्चों, दैट इज सिंपली इक्वल टू एरिया अंडर वीटी कर्व। एरिया अंडर वीटी कर्व जो है वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। तो मुझे बोलिए आप, जो डिस्प्लेसमेंट आपका एस होगा वो एरिया है, दैट्स हाफ ऑफ बेस, द बेस इज हियर टी, टोटल टाइम इन्वॉल्वड एंड अल्टीट्यूड हियर इज Vmax। वेरी सिंपल, क्योंकि टोटल टाइम इन्वॉल्वड इज टी एंड अल्टीट्यूड हियर इज Vmax, तो एस इज इक्वल हाफ ऑफ, तो टाइम जो है आपका टी है और Vmax आपने कैलकुलेट किया, दैट्स अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय टी। तो एस इज इक्वल, इट इज अल्फा बीटा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा शुड बी द आंसर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। आपका डिस्प्लेसमेंट भी, ये तीनों ऑब्जेक्टिव जो है एंट्रेंस में पूछे गए हैं एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, दैट इज व्हाई मैंने यहां पे इनको रखा है। अब आपसे वो तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी। तो आप सबको पता होना चाहिए एवरेज वेलोसिटी होता है बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। जब टोटल डिस्प्लेसमेंट ये है और टोटल टाइम टी है, एक टी इसके साथ कट जाएगा, सो इट विल बी अल्फा बीटा इनटू टी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो ये आपने उस क्वेश्चन से तीनों चीजें निकाली। You have calculated Vmax, you have calculated displacement, and you have calculated average velocities. Believe me, all the three formulas are very important for your entrance. कुछ बच्चों को तो ज़बानी याद होती है in order to avoid calculations. Question number next. देखिए लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिलिबरेटली यहां रखा है सो दैट आप जो है ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस भी वहां अटेम्प्ट कर सको। द क्वेश्चन इज फाइंड नेचर ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन ईच इंटरवल। तो आपको एक एक्सटी कर्व दिया है और आपको हर एक इंटरवल में, दैट इज ओ ए बी बी सी एंड सी डी में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का नेचर बोलना है। मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो है। चूंकि एक्सटी कर्व है तो आपको पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ग्राफ थ्योरी में। एक्सटी कर्व का स्लोप हमें स्पीड देता है, वेलोसिटी देता है डायरेक्टली, और वेलोसिटी से हम आइडिया कर सकते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। मतलब इमीडिएट आपको एक्सटी ग्राफ वेलोसिटी के बारे में ही बोल सकता है, और फिर वहां से हम उसको थोड़ा एक स्टेप आगे लेके एक्सेलरेशन का भी नेचर जो है वहीं पे बोल सकते हैं। चलिए पहले मुझे आप बोलिए ओए इंटरवल में, क्योंकि एक्सटी कर्व है, ओए इंटरवल में अगर आप इसको टेंजेंट ड्रा करोगे, इफ यू ड्रा टेंजेंट हियर, दैट इज एन ऑब्ट्यूज एक्यूट एंगल हियर, है ना, एक्यूट एंगल है, तो डेफिनेटली द वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव, क्योंकि एक्सटी कर्व का स्लोप
ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। और चूंकि मैंने जब ओए इंटरवल में टेंजेंट ड्रॉप किया, उसने एक्यूट एंगल बनाया। जब भी एक्यूट एंगल होता है, ये आपने पढ़ा होता है, तो ये पॉजिटिव स्लोप होता है, तो मतलब ओए इंटरवल में स्पीड पॉजिटिव है। अब सर स्पीड पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन का कैसे करोगे आप? देखो, क्योंकि कर्व इज हैविंग ए डिक्रीजिंग नेचर, कर्व जो है ओए में उसका डिक्रीजिंग नेचर है ना, कन्वेक्स शेप है, ये कनकेव शेप नहीं है जिसको इंक्रीजिंग नेचर हम कहते हैं। इट्स अ कन्वेक्स ग्राफ, इट इज हैविंग डिक्रीजिंग नेचर, मतलब स्पीड इज डिक्रीजिंग विद टाइम। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं अगर ग्राफ डिके हो रहा है, इसका नेचर जो है वो फॉल हो रहा है, तो अगर स्पीड टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन शुड बी डेफिनेटली नेगेटिव। तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है ओए इंटरवल में तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। फिर ए बी इंटरवल में जाएंगे, क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू दिस लाइन है ना, ए बी इसका स्लोप ही नहीं है, ए बी इज पैरेलल लाइन हियर। व्हेन इट्स अ पैरेलल लाइन हियर तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप आपको स्पीड देता है, वेलोसिटी देता है, क्योंकि इट्स पैरेलल टू दिस, तो स्पीड इज जीरो। जब स्पीड नहीं है तो एक्सेलरेशन की बात ही नहीं है। अब बीसी में हम जाएंगे, देखिए बीसी में भी आप टेंजेंट एक ड्रा करो, बीसी में भी देखिए एक्यूट एंगल बनाता है, तो बीसी में भी अगेन वेलोसिटी इज पॉजिटिव। सर व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? क्योंकि ये कनकेव कर्व है ना, इसमें इंक्रीजिंग नेचर है, जैसे इसमें डिक्रीजिंग नेचर था तो मैंने एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव माना। क्योंकि इसमें इंक्रीजिंग सेंस है, तो स्पीड जो है टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन डेफिनेटली यहां पॉजिटिव होना चाहिए। फिर सीडी लाइन को देखिए आप, सीडी लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, तो इसका टेंजेंट भी अगर आप ड्रॉप करेंगे, एक्यूट एंगल बनाएगा यहां पे, तो वेलोसिटी शुड बी डेफिनेटली पॉजिटिव। वेलोसिटी मगर पॉजिटिव है बट इज कांस्टेंट, क्योंकि इट्स नॉट चेंजिंग नाउ, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। व्हेन इट्स अ स्ट्रेट लाइन मींस वेलोसिटी इज पॉजिटिव, नो डाउट इट इज पॉजिटिव, बट इट्स नॉट चेंजिंग, मींस एक्सेलरेशन शुड बी जीरो, क्योंकि फॉर एक्सेलरेशन देयर शुड बी अ चेंजिंग वेलोसिटी। तो ये हो गया फाइंड नेचर ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन ईच इंटरवल। हर एक इंटरवल में मैंने आपको बोला कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन का जो है कैसा नेचर है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो दिस कंक्लूड्स आवर चैप्टर, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन एंड फाइनली ग्राफ थ्योरी। जितने भी क्वेश्चंस हमने इसमें डिस्कस किए, ये सारे जो है ट्रेंड बेस्ड लेटेस्ट पैटर्न आपका एनसीईआरटी को नजर में रखते हुए हमने ये सिलेक्ट किए थे। दे आर क्वालिटी क्वेश्चंस, यू सॉल्व देम एट योर प्लेसेस एंड इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू पीपल। थैंक यू।